हेलो माय फ्रेंड, मैं राकेश चंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं एक ऐसा शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो कि एक मोटिवेशन का पावर हाउस है। यह सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरे दुनिया के लिए संघर्ष को भी संघर्ष से हराया जा सकता है। ऐसा मोटिवेशन है। संघर्ष भी हार मान ले, वह भी कहे कि ऐसे इंसान के सामने मैं क्या कर सकता हूं। हमारे पूरे देशवासियों के लिए यह एक मिसाल कायम हो सकता है। आज मैं मिलाने जा रहा हूं 2001 में इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को compete करने वाले आईएएस ऑफिसर से, जिन्होंने भारत में लगभग ऐसे ऐसे कारनामा किए हैं जो 45 अवार्ड से भी ज़्यादा अचीव किए हैं, और ये पूरे भारत के लिए एक मिसाल क्रिएट कर रहे हैं। यह एक जाने माने ऑथर भी हैं। ये क्रिएटिव में इतना विश्वास रखते हैं कि हर पल इतना बिजी शेड्यूल में भी क्रिएट करते रहते हैं, सॉन्ग्स लिखते हैं, राइटर भी हैं, और बहुत सारे कामों में ये उच्चतम स्तर तक जा रहे हैं। मैं आपको आज जो मिलाने जा रहा हूं उनका नाम है श्रीमान परीकी पंडला नरहरि जी। जी हाँ, एक महान शख्स है। इनका नाम ही काफ़ी है आपके जीवन में एक ऊर्जा भरने के लिए। सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप इस मुकाम तक किस प्रकार से पहुँचे हैं, यह पहले जानना चाहते हैं कि हमारे देश और दुनिया के यंगस्टर, जो आपका जो जर्नी है उसके बारे में आप प्लीज़ थोड़ा बताइए, ताकि उसे जानकर हमारे देश के कम से कम नौजवान जो हताश हैं वो आगे बढ़ सकें। पहले तो राकेश चंद्रा जी, आपको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है। उम्मीद करता हूँ कि मैं उस काबिल हूँ जितना आपने बोला है। मैं तेलंगाना का पूर्व करीमनगर ज़िला, वर्तमान में पेद्दापल्ली ज़िला है, वहाँ के एक गांव बसंत नगर, वहाँ से निकल कर आया हूँ। तो मेरे पापा जो है वो उसी गांव में टेलरिंग का काम करते थे और हम उसी गांव में पढ़े। और उसके बाद इंटरमीडिएट, जिसको +1 +2 कहते हैं, हम सरकारी स्कूल में पढ़े। उसके बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में इंजीनियरिंग किए और बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करते हुए अपने खुद के पैरों पे खड़े होने का प्रयास करते हुए इंजीनियरिंग फीस, जो फ्री सीट होता है वो भरने के लिए भी छोटे मोटे काम करने, ट्यूशन पढ़ाना, ये सब करते हुए 2001 में हम भारतीय प्रशासनिक सेवा में, तो निश्चित ही एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आने के जितने भी समस्याएं किसी के जीवन में होते हैं वो सब हमने देखा है। ग्रामीण परिवेश, आर्थिक, सामाजिक जो समस्याएं रहती हैं, उन सबको झेलते हुए, उनको पार करते हुए, अपना मनोबल बढ़ाते हुए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हुए, हर स्टेज पे शिक्षा की एक सीढ़ी चढ़ते हुए, और मैं मानता हूँ कि मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ भी अचीव किया हो बिना स्ट्रगल के तो नहीं किया है। और हमारा भी जीवन ऐसा ही रहा है कि जब तक आईएएस में आए तब तक बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे और उन सबको पार करते हुए आईएएस में मध्य प्रदेश कैडर में पहुंच गए हैं। धन्यवाद सर, आपने इतने अच्छे तरीके से युवाओं को बताया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि सर की जर्नी एक छोटे से गांव, और वो भी इनके पास कुछ भी नहीं था, वहाँ से पहुँच करके इस मुकाम को हासिल करना कोई मामूली बात नहीं है। आप लोग जितने भी युवाएं हताश रहते हैं और यस बोलते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, सर से सीखना चाहिए। आज ये दुनिया के लिए मोटिवेशन बनने वाला है, नहीं कि सिर्फ भारतवर्ष के लिए, दुनिया के यंगस्टर इनसे सीखना चाहिए। सर, मेरा अगला सवाल है कि आपने एक योजना चलाई लाडली लक्ष्मी के रूप में, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया।
बहुत सारे बेटियों को आपने बचाया उसमें, और उसी से इंस्पायर्ड होकर के हमारे भारतवर्ष में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान तक के गया। इसके बारे में प्लीज़ आप थोड़ा हमारे देशवासियों को बताइए। हाँ, मैं इंदौर नगर निगम कमिश्नर था और वहाँ से मुझे यहाँ महिला बाल विकास में परियोजना संचालक महिला बाल विकास और उप सचिव के हैसियत से पोस्टिंग किया गया था। और उसी समय श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे और 2001 में जो जनगणना हुई थी उसमें जो पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, उस समय ये उभर कर बहुत स्पष्टता से आया है कि मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बेटियों की संख्या बेटों की संख्या की तुलना में बहुत घट गया है। और 1990 के दशक में एक बहुत बड़ा ऐसा मेडिकल इक्विपमेंट आया जो किसी न किसी रूप में पेट में पल रहे बच्चे का जीवन बेहतर करने की दृष्टि से लाया गया था। उसका नाम था सोनोग्राफी मशीन। उस सोनोग्राफी मशीन को डॉक्टरों के द्वारा और कुछ ऐसे लोगों के द्वारा इस तरह से मिसयूज किया गया कि वो बेटियों को मारने का एक यंत्र बन गया था। और उसके वजह से पूरे देश में कई ऐसे राज्य जैसे मध्य प्रदेश हो, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेटियों की कमी आई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित थे। हम लोगों को बुला के उन्होंने कहा कि हमें इसका एक सामाजिक समस्या का सामाजिक सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो हमने बैठ के उस पर विचार किया। फिर मुझे ये दायित्व दिया गया था कि हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। तो मैं इसके अध्ययन के लिए मैं दक्षिण भारत के राज्यों में गया, वहाँ देखा। फिर उत्तर भारत के कई राज्यों में हम भ्रमण किया। फिर इसके अलावा मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल बेल्ट में सबसे ज़्यादा जहाँ पे भ्रूण हत्याएं होती थी, वहाँ जाके मैंने पूरा स्टडी किया और फिर उसके आधार पर सामाजिक समस्या का सामाजिक समाधान, उसका नतीजा निकला लाडली लक्ष्मी योजना। यानी कि हमारे घर में जो बच्ची पैदा होती है वो लक्ष्मी है, और हमारे घर में जो बच्ची पैदा होती है ये बोझ नहीं है, ये वरदान है। बोझ को ख़त्म करना, वो पेरेंट्स जो ये समझते हैं कि हमारी बच्ची हमारे लिए बोझ है, उसका बोझ कैसे हल्का किया जाए, ये हमने उसका समाधान निकाला और उस समाधान का नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। और मैं बड़ा गर्व के साथ ये कहता हूँ कि 1 साल की पूरे मेहनत के बाद 1 अप्रैल 2007 में जो योजना लाई, वो आज 50 लाख बच्चियों के जन्म का कारण केवल मध्य प्रदेश में बना। केवल मध्य प्रदेश में 50 लाख बच्चियों का उस योजना के माध्यम से लाभ मिला है, जन्म हुआ है। और यह भी गर्व का विषय है कि कम से कम 15 राज्यों ने इस योजना को कॉपी किया, किसी न किसी अन्य स्वरूप में उसको कॉपी किया, उसको लागू किया। आज हम देखते हैं कि ये भ्रूण हत्याएं कम हो गई हैं। और तो और बहुत बहुत पुण्य है कि वो जो 2007 में जन्मी बेटियां आज वो पढ़ाई कर रही है, आज वो आगे अपने जीवन के करियर में कुछ करने के हिसाब से आगे बढ़ रही है। तो ये बहुत सकारात्मक योजना है और इसका मुझे बहुत गर्व है कि हम लोगों ने इसको तैयार किया और इसके लाभ भी वैसे ही मिले जैसे हमने सोचा था। थैंक यू सर। आप देख सकते हैं कि सर में कितनी शालीनता है और इतने ऊंचाइयों तक पहुंच करके, लेकिन इनका जो विचार है, उनका जो मन स्थिति है, वो कितना साधारण है और कितना उससे साधारण बोलने का अर्थ यह हो सकता है कि साधारण मनुष्य के मन स्थिति ही उच्चतम स्तर का काम कर सकते हैं। लाखों बेटियों को बचाने में इनका योगदान रहा है और अहंकार तो कुछ भी नहीं है। हम सब अगर थोड़ी बहुत कुछ ऊंचाइयां प्राप्त कर लेते हैं, अहंकार से भर जाता है। ये सीखने के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है यहाँ से। और मोटिवेशन सिर्फ शब्दों में नहीं, आपको लाइव दिख रहा है कि इतने बड़े ऑफिसर इतने बड़े कारनामा किए हैं, इतने सारे अवार्ड्स के बाद भी इनमें बहुत ही सिंप्लिसिटी भरा हुआ है। और मैं एक सवाल सर से पूछूंगा जो कि सारी दुनिया को मालूम होना चाहिए कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि चमत्कार कर सकते हैं। मैं अगला सवाल सर आपसे करना चाहता हूं कि आपने दिव्यांगों के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था करा
और इस व्यवस्था से पूरे देश में एक क्रांति आ गई कि हर सरकारी दफ्तर में, सरकारी आवास में या सरकारी जहाँ जहाँ भी योजनाएं चली है वहाँ पे आप दिव्यांगों के लिए एक अलग व्यवस्था कराई। और साथ साथ हमें यह भी जवाब दीजिए सर कि आपने खुद का एक हॉस्पिटल जो पूरे देश की सेवा के लिए आपने रखा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे समाज में जो दिव्यांग है, जो बुजुर्ग है और जो लोग तात्कालिक रूप से कुछ समय के लिए भी थोड़ा दिव्यांगता का समय निकल रहता है, जैसे किसी का पैर टूट गया या फिर मान लीजिए कि कुछ समस्या हो गई, तो हम ये देखते हैं कि दिव्यांगों के लिए हमारे समाज में हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, और इवन बुजुर्गों के लिए जो चलने फिरने में थोड़ा दिक्कत होती है, कि हमने ऐसा समाज स्थापित कर लिया है कि जैसे वो जो है समाज के हिस्से ही नहीं है, जैसे वो समाज को उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। तो मैंने जो है कलेक्टर सिवनी, सिंगरौली, ग्वालियर और इंदौर रहते हुए बहुत सारा काम दिव्यांगों के लिए किया है। और मेरा ये मानना है कि व्यक्ति जिसको ईश्वर ने उसका स्वरूप बनाकर इस जमीन पे उतारा है, वो चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे, वो दिव्यांग हो, सामान्य हो, कुछ भी हो, उसको जीने का अधिकार है। उसको सामाजिक, आर्थिक और सभी तरह के विषयों के लिए उसको उतना ही हक है जितना किसी को भी है। अगर हम देखते हैं कि घरों में जैसे कोई 70-80 साल के हैं और हमें किसी शादी के फंक्शन में जाना है, तो हम क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि हम होके आते हैं, आप तो घर में रहो। तो हम ऐसा मानते हैं कि नहीं तो आप तो चल ही नहीं सकते, आप वहाँ आएंगे भी तो आप जो है उस मंडप तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, आपको तो चलना ही नहीं हो पाएगा। ये जो धारणाएं हैं, इसको हमें ख़त्म करना चाहिए कि व्यक्ति चाहे वो दिव्यांग हो, सामान्य हो, कुछ भी हो, उसको भी उतना ही जीने का, उतना ही हर, चाहे वो शादियों में जाने के लिए हो, चाहे वो किसी फिल्म थिएटर में जाने के लिए हो, कहीं कोई मनोरंजन जगह पे जाने के लिए हो, चाहे कोई सरकारी दफ्तर में जाने के लिए हो, उसको उतना ही सुविधा होनी चाहिए। यह महसूस करते हुए मैंने कलेक्टर रहते हुए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। और सार्वजनिक जगह, जिसका मैंने कहा है कि अस्पताल है, सरकारी दफ्तर है, मनोरंजन के स्थान हैं, सभी जगह आसानी से, मैं तो ये कहूँगा कि आपके बच्चे, आपके दादा दादी, आपका नाना नानी, परदादा परदादी, 4 पीढ़ियाँ भी जो है एक साथ इसी जगह पे एक साथ फिल्म देखने जाएं, एक साथ मनोरंजन स्थल पे जाएं, एक साथ आप शादियों में जाएं, और आपको उतना ही सुविधा होनी चाहिए और किसी को भी कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। ऐसा समाज हमको स्थापित करना है और इस उद्देश्य से ये तमाम काम किया है। और आपने जो जिक्र किया है कि मैं अपने गृह क्षेत्र में जिस सामाजिक परिवेश से मैं आया हूँ, जैसे मैंने बताया कि मेरे पापा एक टेलरिंग काम करते थे और मैं शिक्षा की सीढ़ी चढ़कर ऊपर तक पहुँचा हूँ, और भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी बहुत पूरे दुनिया में ही सर्वश्रेष्ठ सबसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को हमने उसको अचीव किया है, उसको पार किया है। दूसरों को भी पता होना चाहिए कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। जो खास तौर पर ग्रामीण परिवेश से जो लोग आते हैं, जिनका सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मुख्य रूप से आर्थिक रूप से वो उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पापा मम्मी हमारे लिए इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, हमको कोचिंग नहीं दिला सकते, हमको संभावनाएं नहीं है। उनके लिए मैं ये एक फाउंडेशन के माध्यम से काम करता हूँ और बताता हूँ कि 100 साल पहले अंबेडकर ने जिस सामाजिक परिवेश से निकला, उनके पास न पैसे थे, ना मोटिवेशन था, ना कोई मोटिवेट करने वाला था, लेकिन सेल्फ मोटिवेटेड होकर वो बड़ौदा महाराज के यहाँ जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए कि मैं लंदन जाके बैरिस्टर लॉ पढ़ूंगा। देखिए, 100 साल पहले की बात है ये, और आज सरकारें आपके लिए स्कॉलरशिप्स देते हैं, आपके लिए पुस्तकें देते हैं, आपके लिए साइकिलें देते हैं, आपके लिए कोचिंग की व्यवस्था करते हैं, आपके लिए लाइब्रेरीज खोल के रखा है और आपके लिए तमाम सुविधाएं दे रहे हैं आज। तो आप उसका उपयोग करिए। मैंने भी किया है, मैंने भी पूरा सरकारी तंत्र का उपयोग करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये सब चीज़ें करते हुए हम हमारे गृहनगर के क्षेत्र में मेडिकल कैंप्स लगाते हैं,
थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए, सिकल सेल एनीमिया पेशेंट्स के लिए ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं। फिर इसके साथ ही आंखों के ऑपरेशन फ्री कराने के लिए, दिव्यांगों के लिए जो पैर आर्टिफिशियल लिम्स हैं, ये सब लगाने की बहुत सारा काम करते रहते हैं। देखिए, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सक्षम बने, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सक्षम बनने के बाद दूसरों के लिए क्या करते हैं, कितना आप अपना दायरे से हटकर लोगों के लिए क्या करते हैं, ये कुल मिलाकर आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे दर्शकों को मैं यह बताना चाहता हूँ और मेरे फ्रेंड और मेरे जो भी ये चैनल को देख रहे हैं, 3 बात सर ने बताई है, मैं उसे एक बार ब्रीफ कर देना चाहता हूँ। एक तो बताए कि आप समाज में रह करके, मतलब आप भीड़ के भी हिस्सा रह करके आप एक व्यक्ति रह सकते हैं। व्यक्ति आप तभी रहेंगे जब आपके अंदर एक सुंदर सा व्यक्तित्व पैदा होता है। एक सर यह बात ने जिक्र किए। दूसरा जो जिक्र किए हैं सर, सेल्फ मोटिवेशन का। लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन कुछ भी नहीं है, मैं बोलता हूं और सर भी यही बात बोल रहे हैं कि सेल्फ मोटिवेशन तभी कायम रह सकता है जब आप अपने आप को क्रिएटिव रखेंगे और वो लाइफ लॉन्ग आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। ये बहुत बड़ा बात सर ने बताई है। और तीसरा जो बताए हैं कि कुछ हटकर जो काम कर रहे हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन अपने काम के अलावे जहां लाभ और हानि, जहां शुभ और लाभ, जहां फायदा ना हो, जहां ऐसा हो कि दुनिया के लिए, देश के लिए, अपने समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ अलग कर सकें बिना प्रॉफिट का। ये बहुत बड़ी बात आपने सर कही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगला सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट और पर्सनल सवाल करना चाहता हूँ। आपने सत्येंद्र सिंह लोहिया जी को, जिन्होंने अभी अभी पद्म भूषण उनको मिला है, सर क्या आप बता सकते हैं, आप जब श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया जी के आप इतने नीचे से ऊपर तक आप जाने में मदद किए, इनसे पहली मुलाकात कब हुई? वो भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। माय डियर फ्रेंड, आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, सर की बातों को आप जेहन में लीजिएगा। इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है। प्लीज सर। सत्येंद्र सिंह लोहिया एक ऐसा हस्ती है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो समाज के लिए अत्यंत प्रेरणादायक व्यक्तित्व है। सत्येंद्र सिंह लोहिया एक दिव्यांग, मैं जब कलेक्टर ग्वालियर था 2012 में, मैं जन सुनवाई में बैठा था, वो मेरे पास आए थे और ऐसे ही रेंगते हुए, उनके पास ठीक से साधन भी नहीं थे, तो जब वो मेरे पास आए थे, मैं जैसे अन्य लोगों को भी सुनता था, जनरली जन सुनवाई में हमारे पास समस्याएं लेके आते हैं, तो वो भी आया था। मैंने सोचा कि ये कोई पेंशन के लिए या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन या इत्यादि के लिए कुछ मांगेगा, बट उसने ये बात जब कहा कि सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे टाइपिंग सीखना है, और टाइपिंग सीखने के लिए मुझे दूर जाना पड़ता है और मेरे पास साधन संसाधन नहीं है, दिव्यांग होने की वजह से मुझे दिक्कतें हैं, तो क्या मुझे आप एक कोई लैपटॉप दिला सकते हैं जिससे कि मैं टाइपिंग सीख लूँ और फिर शासकीय नौकरियों में के लिए अप्लाई करूँ। तो मैं थोड़ी देर जब मैंने उनके साथ इंटरेक्शन किया, तो मुझे उस व्यक्ति के अंदर जो कुछ हासिल करने की, कुछ बनने की जो तड़प थी, वो मुझे समझ में आया, क्योंकि हम भी उसी सामाजिक परिवेश से आए हैं। तो उस समय तो इजीली हम परख पाते हैं कि किस व्यक्ति के अंदर कितना वो आग है कुछ हासिल करने का। तो मैंने बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि नहीं, इसका हेल्प करना चाहिए। तो मेरे पास ही एक लैपटॉप था, उसको मैं अपना लैपटॉप उसको मैंने दिया और मैंने उससे कहा कि अब जाओ, बढ़िया इससे आप अपना टाइपिंग सीखो। आप देखिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं और प्रशासनिक सेवा में रहते हुए तो हमारा दायित्व भी बनता है कि हमको हमारे पास जो आता है उनका शासकीय रूप से हम कितना हेल्प कर सकते हैं और अशासकीय रूप से भी कितना कर सकते हैं, अनऑफिशियली भी। परंतु ये व्यक्ति 6 महीने के बाद आया और बोलता है कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी जिला पंचायत में नौकरी लग गई है। तो मैंने बोला कि बहुत बढ़िया, ये तो गज़ब है। बोला कि सर आपने जो लैपटॉप दिया उससे मैं टाइपिंग सीखा हूँ घर पे बैठ के, और फिर मैंने अप्लाई किया और मेरी हो गई। मैंने बोला बहुत अच्छा, अब आप आगे बढ़ो। उसने फिर बोला कि सर नहीं, मुझे एक छोटा सा और हेल्प चाहिए। मैं बोला क्या चाहिए? तो सर मैं बहुत अच्छा स्विमिंग करता हूँ और मुझे आगे भी इस स्विमिंग में जो है आगे बढ़ना है, तो क्या आप मुझे
लक्ष्मी भाई फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में जो डॉक्टर डवास हैं उनको आप अगर बोल देंगे तो वो मुझे वहाँ पर स्विमिंग सिखाएंगे भी और मुझे फ्रीली जो है वहाँ पे स्विमिंग पूल में एंट्री भी मिलेगी। तो मैंने जैसे बताया कि पहले जिस आग उसके अंदर देखा था, इस बार भी हमने पुनः वही आग देखा और मैंने तुरंत डॉक्टर डवास को लगाया फ़ोन और बताया कि मैं सत्येंद्र को भेज रहा हूँ, इसका जो भी हेल्प हो सकता है आप करिए। तो जब सत्येंद्र उनके पास गया तो डॉक्टर डवास का मेरे पास वापस फ़ोन आया ये कहते हुए कि सर ये तो गज़ब का है, बहुत अच्छा स्विमिंग करता है ये, विकलांग होने के बावजूद, दिव्यांग होने के बावजूद इतना अच्छा स्विमिंग कर रहा है, इसको अपन ट्रेनिंग देंगे। और क्या, उसके बाद 6 महीने के बाद फिर सत्येंद्र हमारे पास आता है, कहता है कि सर मैं नेशनल खेलने जा रहा हूँ स्विमिंग में। उसके बाद तो हमने उसका जितना हेल्प हो सकता है, नेशनल इंटरनेशनल, बहुत हेल्प किया और 1 साल के अंदर वो इंटरनेशनल दिव्यांग तैराक प्लेयर बन गया। इसके बाद वो रुका नहीं, उसके बाद वो लगातार कई कंपटीशन में भाग लिया, उसको स्टेट गवर्नमेंट से विक्रम अवार्ड भी मिला। तो उसके बाद एक दिन उसने कहा कि सर मैं इंग्लिश चैनल क्रॉस करूँगा। तो मैंने बोला कि इंग्लिश चैनल तो बहुत ठंड भरा, टूवर्ड्स नॉर्थ पोल की दिशा में इंग्लिश चैनल रहता है, बहुत ही ठंडा पानी रहता है, ये बहुत ही खतरनाक है। बोला कि नहीं नहीं सर मैं करूँगा। और वो पूरा प्रैक्टिस और ठंडे पानी में, यहाँ ग्वालियर में, उसके बाद इंदौर में ठंडे पानी में, और दिसंबर जनवरी के महीने में ठंड पानी में उसने प्रैक्टिस किया। और इस तरह से उसको जो फाइनेंशियल मदद की आवश्यकता थी, हमने क्राउड फंडिंग के माध्यम से लोगों से CSR फंड्स वगैरह होते हैं और टाटा फाउंडेशन के माध्यम से उसको सहयोग दिलाया और वो इंग्लिश चैनल भी क्रॉस किया। और उसके बाद कैटलिना चैनल US का क्रॉस किया। भारत सरकार ने तेंजिंग नॉर्गे साहसिक पुरस्कार जो अर्जुन अवार्ड के समकक्ष का है वो मिला। सत्येंद्र यहाँ नहीं रुकता है और आगे बढ़ता है। वो अपने आप को जो है नए समय के हिसाब से वो खुद ही अपने आप को एक मोटिवेशनल स्पीकर बनाता है। और इसके अलावा एज के साथ स्विमिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो दूसरे खेलों में भी वो प्रयास करता है। और आज हम देखते हैं कि उसके जीवन, देखिए हम बार बार ये कहते हैं कि हम किस सामाजिक आर्थिक परिवेश से निकलते हैं, इससे ज़्यादा हमारे अंदर कितना कुछ हासिल करने का हमारे अंदर वो आग है, वो होना बहुत ज़रूरी है। और इस व्यक्ति के अंदर वो जो आग थी, उसी को वो उसी के वजह से वो आगे बढ़ा और आज उसको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड मिलना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और ये सत्येंद्र सिंह लोहिया हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायक व्यक्तित्व है। और ये जो कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास, ये कंप्लेन करने वालों के लिए सबसे बड़ा सबक सत्येंद्र सिंह है, जो दिव्यांग है, जो एक बहुत ही गरीब परिवार से, गरीब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से निकल कर आया है और सरकारी मदद का पूरा, मतलब कभी संकोच नहीं करता था कि मुझे मदद चाहिए, मदद के लिए मांगना और फिर हर बार मदद लेके उसको उपयोग करते हुए साबित करना कि मैं आपकी मदद की वजह से यहाँ तक बढ़ा हूँ। तो ये सबसे बड़ी सीख हम सबको सत्येंद्र सिंह लोहिया देता। और मैं समझता हूँ कि आगे यहीं नहीं रुकेगा, ये और आगे बढ़ेगा और कई लोगों को ये अपने साथ आगे ले जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सर का कुछ पॉइंट्स निकाल करके ब्रीफ कर देना चाहता हूं कि सर की इच्छा भी हो अगर किसी को मदद करने का, लेकिन सर ने एक सीधा मैसेज दिया है कि मदद उसकी होनी चाहिए जिसके अंदर जुनून हो, आग हो कुछ करने का। सीधा सीधी मदद किसी को बार बार कर देने से नहीं होता है। सर सीधे शब्दों में बोल दिए हैं, मदद उसकी होनी चाहिए जो जीवन में कुछ करना चाहता हो। यह एक बहुत बड़ी पॉइंट आई है इस भारत देश के लिए। यहाँ से निकल करके एक IAS ऑफिसर P नरहरि सर से सीखने का इससे बड़ा मौका आप लोगों को शायद कभी कभी मिलेगा। सीधा आपको इंटरेक्ट करा रहा हूं, आगे लेकर के चलूंगा कि सर की पर्सनालिटी में और क्या क्या 4 चांद लगाती है। आपके भी जीवन में 4 चांद लग सकता है, लेकिन उससे पहले आपको हर उस कंप्लेन को बंद करना होगा। और जैसा कि सर ने बताया,
सरकारी व्यवस्था है, बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं। आप अपने अंदर जलन की भावना लाओ। जलन मतलब आग जलाओ, आग पहले पैदा करो, तब आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे, ऐसे नहीं पहुँच पाएंगे। मैं सर से अगला सवाल करता हूँ। सर, आपने एक बहुत बड़े काम किए हैं। आपने इतने सारे बिजी शेड्यूल में भी सॉन्ग्स लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, ये कैसे आप करते हैं? देखिए, ये इसका श्रेय जाता है हमारे गुरुओं को, हमारे शिक्षकों को। जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, हमको समय समय पर, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं 7वीं 8वीं कक्षा में था, तो उस समय हमारे एक टीचर ने हमसे कहा कि मुझे एक पर्यावरण के ऊपर, ये जो पेड़ काटते हैं और उससे जो नुकसान होता है, उसके ऊपर एक अच्छा सा एक गाना बनाओ, और इसको, उस गाने को हम उसको एक ड्रामा का स्वरूप दे के उसको बहुत अच्छा स्टूडेंट्स के साथ उसको एक्ट कराएंगे। तो मैं तो वैसे भी सामान्य रूप से मैं एक अच्छा स्टूडेंट रहा स्कूल में, हमेशा क्लास फर्स्ट टाइम। हम पढ़ाई के अलावा जो है विज्ञान, ज्ञान, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिशन, इन सब चीज़ों में जाना, और डिबेट, एसे राइटिंग, सब चीज़ों में भाग लेता था। जब सर ने बुला के हमको बोला, मुझे लगा कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो मैं 2-3 दिन बैठा, फिर मैंने एक कविता लिखी, जो एक लंबा कविता था, जिसको एक एक्शन ओरिएंटेड बनाया जा सकता था। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि सर को इतना पसंद आया, और फिर उसको 26 जनवरी का जो कार्यक्रम होता है, उसमें सब बच्चों के सामने उसका एक्शन ड्रामा के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसका मुझे बहुत श्रेय मिला। उसके बाद मुझे लगा कि देखिए, हमको स्टूडेंट लाइफ में क्या करना चाहिए। जो कई लोगों को आप मोटिवेशन देते हैं, मैं ये बार बार बोलता हूँ कि हमें स्टूडेंट लाइफ में व्यक्तित्व बनाना चाहिए, हमारे पर्सनालिटी को निखारना चाहिए। हमको केवल पढ़ाई ही नहीं, इसके अलावा डांस, ड्रामा, पेंटिंग, एक्टिंग, ऐसे कई चीज़ों में, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें करने से हमारा व्यक्तित्व जो है सर्वांगीण व्यक्तित्व बनता है। यानी कि सभी डायरेक्शंस में आप एक बेहतर पर्सनालिटी के रूप में आप उभर कर आते हो। और जब मैं आईएएस में आया, तो लोग तो पूछते ही हैं कि सर, आईएएस बनने के लिए क्या करना चाहिए। मैं तो यही बोलता हूँ कि पहले तो अच्छा स्टूडेंट बनो, और टीचर्स जो बोलते हैं वो आपको अगर कहते हैं कि आप फलाने डांस में पार्टिसिपेट करिए, फलाना एक्टिंग में पार्टिसिपेट करिए, फलाना कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करिए, फलाना स्पोर्ट्स में आप खेलिए, तो आप वो करना, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपके सर्वांगीण विकास की बातें हो रही है। और ये चीज़ें जो मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में लगातार करता रहा, और जब आईएएस में आया तब भी जो है हम कई सारे शासकीय गतिविधियों में बहुत सारे काम करते हैं हम लोग। आईएएस की नौकरी इतना हमको स्कोप देता है कि हम कला, संस्कृति, सभी तरह के क्षेत्रों में हम अपना काम कर सके। तो इसी दौरान हम जो सरकारी काम के अलावा जो पर्सनल गतिविधियों में हम रुचि रखते हैं, उसमें भी लिखना। फिर जब मैं इंदौर कलेक्टर रहा, तो मुख्य रूप से जो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आया कि हमें स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इंदौर को नंबर 1 शहर बनाना है। तो उस समय मुझे याद आया कि स्कूल डेज में, जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स, इस तरह के जो गतिविधियों में जाते थे, तो सुबह सुबह एक गाना लेकर बच्चे सबको उठाते थे। उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब चैन कहा जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ये मुझे याद आया कि आदमी को जगाने के लिए कोई गाना होना चाहिए। तब मैंने रियलाइज़ किया कि हमें इस इंदौर शहर को जगाने के लिए, इस इंदौर शहर वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए गाना लिखना चाहिए। तो उसी दौरान ऋषिकेश पांडे और हम मिलकर ये गाना हो हल्ला, इस बात का हल्ला होना चाहिए कि हमें स्वच्छता पैदा करना चाहिए, हमारे शहर को नंबर 1 बनाना चाहिए। और वहीं से वो गाना उभर कर आया, और वो गाना शहर के लिए, इंदौर शहर के लिए एक एंथम बना। यानी कि गांव घर घर वो गाना, जब कचरा लेने के लिए घर घर ट्रॉली लेके
हमारा व्यक्ति जाता था, वो गाना उस पर बजता था और वो गाना के साथ में लोग घर से बाहर आके अपना सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग करके देते थे। तो ये इस तरह से जो है कई सारे ऐसे मोटिवेशनल, ऐसे शासकीय रूप से जो आवश्यक ऐसे गाने हैं, उसमें फिर सामाजिक रूप से, मुख्य रूप से धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रहा है, तो उसमें भी लिखना, ये सब करना। तो मैं यही कहता हूँ कि हमने बचपन में जो सीखा है वही हमारे साथ रहता है। तो बचपन में जितना ज़्यादा, जितने अलग अलग विषयों पे हम रुचि रखकर सीखेंगे, उतना ही हमारा व्यक्तित्व आगे चलकर आपके जीवन काल पूरा समय आपका साथ रहेगा और वही आपको आगे ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बहुत अच्छे तरीके से सवाल का जवाब कितने क्रिएटिव तरीके से दिए हैं। यहाँ पे सर ने 3 बात फिर से कही है, मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये बोले कि लोगों को वन डायमेंशनल नहीं होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल काम करना चाहिए। मल्टी डायमेंशनल आपका लक्ष्य एक तरफ होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप जो क्रिएटिव कर रहे हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में भी करें। ऐसा ना हो कि एक जगह आप स्टक हो जाए और आपकी लाइफ जो है उसी में फ़ायदा नुकसान देखने मिला। ये एक बहुत बड़ी बात सर ने कही। दूसरी जो बात कही है सर ने कि व्यक्ति होना बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। व्यक्ति तो हर लोग है, जन्म से ही व्यक्ति हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर व्यक्तित्व भरना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। ये दूसरा पॉइंट सर बहुत बड़ी बात कही है। और तीसरा बात जो सर ने कही, जो सॉन्ग्स पे, जिस पे हमने एक सवाल किया कि सर आपने एक अच्छा सॉन्ग भी किए हैं, स्वच्छ भारत अभियान में कितने अच्छे तरीके से क्रिएटिव करके एक ऐसा सॉन्ग बनाया जिसमें कि पूरे समाज जुड़ गया और इंदौर शहर को नंबर 1 स्वच्छ सिटी बनाने में सर का महायोगदान रहा। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अगला सवाल सर से पूछूंगा, ये थोड़ा सा हटके है सर। अभी एग्ज़ाम्स का समय चल रहा है, 10th के बच्चों के लिए है, 12th के लिए है, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए और सिविल सर्विसेज के लिए भी हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। यंगस्टर बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, एग्ज़ाम से पहले भी फ्रस्ट्रेटेड हैं और एग्ज़ाम के बाद भी फ्रस्ट्रेटेड है। सर उनके लिए तो एक मैसेज हम ज़रूर चाहेंगे कि आप दें, और उसके साथ साथ आपका मोटिवेशन दुनिया के लिए तब और ज़्यादा डेप्थ देगा जब आप अपने सुबह से लेकर के शाम तक एक ब्रीफ दे दीजिए कि आप क्या करते हैं। इससे वो उन लोगों के लिए भी बहुत शिक्षा मिलेगी, हमारे देश के युवाओं उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सर नहीं, मैं जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनसे यही कहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण है अपने जीवन में सीखना। किसी भी विषय वस्तु, चाहे वो सब्जेक्ट्स हों, चाहे वो गैर सब्जेक्ट से संबंधित हो, हमेशा जीवन में उस विषय वस्तु के बाद में सीखने का प्रयास करिए। आप बिना सीखे, चाहे वो परीक्षा में हो या निजी ज़िंदगी में, कुछ भी कहीं पर भी सफल नहीं हो पाएंगे। सफलता का मतलब क्या है? सीखना है। अगर आपके निजी ज़िंदगी में भी आपको सफल होना है तो आपको पहले सीखना होगा, फिर उसका उपयोगिता, उसको इस्तेमाल करना है। परीक्षाओं में यही करना चाहिए कि पहले आप प्रयास करिए, पढ़ने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। देखो, हमेशा प्रयत्नों की पराकाष्ठा होनी चाहिए। जब प्रयत्न ही नहीं किया है तो सफलता कहाँ से मिलेगी? तो प्रयत्न करिए, जो प्रयास आप करेंगे निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। परंतु असफलता भी जो है हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सफलता। क्योंकि कभी भी कोई भी, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो या कोई भी हो दुनिया में, आपने जितने लोगों को भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, देखा है, असफलता के बिना सफलता कभी हासिल नहीं होती है। तो असफलता भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सफलता है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रयत्नों की पराकाष्ठा करिए। पहले प्रयास सही करिए तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आप सफल भी नहीं होंगे तब भी जो है सीख तो हमें मिल ही रही है। तो इससे असंतुष्ट होने की या फिर इससे जो है मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला कदम फिर से प्रयास करने का है। तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। और हम भी कई बार फेल हुए हैं। हमने कौन सा जो है हर बार पास हुए हैं कि हम कुछ बने हैं, चाहे वो हमारे नौकरी के परीक्षा में हो या फिर निजी ज़िंदगी की परीक्षा में कई बार फेल होते हैं, लेकिन हर बार उससे उभर कर आगे बढ़ते हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि मंजिल तो मिल ही जाएगी,
भटकते हुए सही, गुमराह तो वो है जो कभी घर से निकला नहीं। तो अपने को गुमराह नहीं होना है, अपने को अपने मंजिल के लिए प्रयास करना है और अपने जो 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 कुशन है हमारा, जो जिसको कहते हैं कि हम कंफर्ट जोन है, उसमें से बाहर निकलेंगे, तभी आप जो है अपनी सफलता को हासिल करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसका प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। इसमें साथ में ये भी बताइए कि आप सुबह से लेके आपका रात तक क्या, एक ब्रीफ छोटा, मैं नहीं बोलूँगा उतना डिस्क्रिप्ट, बस एक देखिए, brief। सुबह से लेके शाम तक जो दैनंदिन जो जीवन है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कम से कम मैं 1 घंटा अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए निकालता हूँ। मैं स्विमिंग या फिर कोई ना कोई खेल से जुड़ा रहता हूँ, वॉकिंग या रनिंग करना। ये इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं करता हूँ कि अपना डे का प्लानिंग करता हूँ। एक दिन पहले ही अपना डे का प्लानिंग करता हूँ कि मेरे पास किस समय से लेकर किस समय तक अपने शासकीय गतिविधियों को करना है, व्यक्तिगत काम के लिए कौन सा समय निकालना है। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा है कि हेल्थ, खुद के फिटनेस के लिए, खुद के स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए जो करता हूँ, इसके अलावा अपने फैमिली के साथ समय निकालने का प्रयास करता हूँ। और मेरा हॉबी है बुक्स पढ़ना। डेली जो है कम से कम 4 पन्ने तो पढ़ ही लेता हूँ। फिल्म देखने का बड़ा शौकीन हूँ, तो आजकल OTT प्लेटफॉर्म पे भी जो है कम से कम 1 घंटा तो कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट का देख ही लेते हैं। तो ये कुल मिलाकर जो है कई सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें व्यक्तिगत भी है, शासकीय है, अशासकीय है, परिवार है, फ्रेंड्स हैं, सबके लिए समय निकालने का प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बोल दिए, फैमिली के लिए भी टाइम निकाल रहे हैं, खुद के लिए भी टाइम निकाल रहे हैं, मेंटल पीस के लिए भी टाइम निकाल रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए भी टाइम निकाल रहे हैं। ओवरऑल ऐसे ही IAS ऑफिसर नहीं बनते हैं, ऐसे ही उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंचते। बार बार मैं कहता हूं, हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे महामंत्र से आपका मैं सीधा कनेक्शन करवा रहा हूँ। आगे मैं सर से मैं जो बात करूँगा, सर अभी पूरे देश में राम राज का माहौल चल रहा है, राम का माहौल चल रहा है, और इस वक्त हमारे टीम के तरफ से राम राज ग्रंथ आप लिख रहे हैं, इसके बारे में प्लीज़ हमारे देशवासियों को बताइए। ऋषिकेश पांडे के साथ मेरा लगभग 10 साल से अधिक का समय हमारा एक ऐसा विशेष अनुबंध रहा है। और हम लोगों ने, जैसे मैंने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन में जो गाना लिखे थे और जिस तरह के वीडियो बनाए गए थे, और इसके अलावा मैं आयुक्त जनसंपर्क भी रहा। उस समय भी हम लोगों ने मध्य प्रदेश के विभिन्न योजनाओं को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए मैंने बहुत कुछ काम किया है। एक मेरा साथी राइटर है, उनके साथ हम मिलकर, पृथ्वीराज सिंह परमार, हम दोनों मिलकर हमने अध्यात्म के ऊपर 2 पुस्तकें भी लिखी है, जो द ग्रेट इंडियन, द ग्रेट टेल ऑफ हिंदुइज्म, द ग्रेट टेल ऑफ द ग्रेट वैदिक टेल्स, ये 2 पुस्तकें हमने लिखा है। और इसके अलावा अभी ऋषिकेश पांडे के साथ हम राम राज, इस विषय पर भी अभी आप देख रहे हैं कि पूरा देश राममय हो गया 22 जनवरी को। और इसी के अलावा मध्य प्रदेश में ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जो राम के साथ जुड़े हुए हैं, भगवान श्री राम के साथ जुड़े हुए हैं। एक है ओरछा और दूसरा है चित्रकूट। तो ओरछा पर केंद्रित और भगवान राम का ओरछा में एक भगवान का स्वरूप, और उसके अलावा वहाँ पर वो विराजमान है, उस पर केंद्रित ये पुस्तक बहुत ही रोचक कहानी के रूप में, बहुत ही रोचक कहानियों के साथ में आ रहा है। एक और सवाल है कि विक्रमादित्य जी के बारे में हमारे ही टीम के साथ आप एक और किताब लिख रहे हैं, जिसे आपने भी मुझे सेलेक्ट किए हैं, राकेश चंद्रा को सेलेक्ट किए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ थोड़ा बताइए हमारे दर्शक को। हाँ, महाराजा राजा विक्रमादित्य, ये हमारे मध्य प्रदेश के ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के इतिहास में सबसे बड़ा नाम है। राजा विक्रमादित्य जो मुख्य रूप से उज्जैन से अपना साम्राज्य चलाने वाले
और उज्जैन से ताल्लुकात रखने वाले बहुत बड़े शख्सियत है। और राजा विक्रमादित्य के ऊपर आप देखेंगे कि बहुत सारे टीवी पहले दूरदर्शन में, फिर उसके बाद टीवी चैनल्स पे भी आप लोगों ने देखा होगा। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने भी बहुत अच्छे प्रयास किए हैं कि राजा विक्रमादित्य के ऊपर एक ड्रामा भी जो है उसका भी मंचन जो है विभिन्न स्थानों पर किया जाता रहा है। लेकिन अभी भी मैं मानता हूँ कि राजा विक्रमादित्य न केवल एक राजा थे, वो एक सांस्कृतिक सारथ्य, वो एक संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले कला के तपस्वी थे, वो आध्यात्मिक गुरु थे, वो विज्ञान के क्षेत्र में उनका जो योगदान है वो बहुत ही असीमित रहा है। तो ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने राजा महाराजा होते हुए कई सारे क्षेत्रों पे काम किया है, उसके बारे में अभी भी लोगों को अनभिज्ञता है। अभी भी आम आदमी को पता नहीं है कि राजा विक्रमादित्य ने कितने सारे काम किए हैं। राजा विक्रमादित्य के ऊपर आने वाला ये पुस्तक राकेश चंद्रा जी के साथ में पहली बार हम दोनों मिलकर आपके साथ करने वाले हैं। निश्चित ही मुझे विश्वास है कि ये पुस्तक भी राजा विक्रमादित्य के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए आपको बहुत ही आनंद देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर ने यह अपॉर्चुनिटी दिए हैं, इसके लिए सर को धन्यवाद करता हूं। ऋषिकेश पांडे जी को धन्यवाद करता हूं। सर एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि सत्येंद्र सिंह लोहिया एक हमारे मोटिवेशन है पूरे देश के लिए और आपका उसमें अहम रोल है, ये इसे कोई भी नकारा नहीं जा सकता है, इसे एक्सेप्ट करना होगा पूरे देश को। आज अगर श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया पद्मश्री अवार्ड के लिए नवाजे जा रहे हैं तो इसमें आपका एक अहम योगदान है, इसे कोई नकार नहीं सकता है। और इस गतिविधि में एक और चीज जुड़ गया है कि अ लाइफ चेंजिंग अप्रोच जो बुक आ रहे हैं और आपके सलाह पर राकेश चंद्रन और श्री ऋषिकेश पांडे जी दोनों मिलकर के इस किताब को आपके देख रेख में लिखा गया है, इसके बारे में प्लीज हमारे देशवासियों को थोड़ा बताइए। लाइफ चेंजिंग अप्रोच हमारे पद्मश्री अवार्डी सत्येंद्र सिंह लोहिया के ऊपर जो पुस्तक आ रहा है, देखिए मैंने जैसे बताया है कि सत्येंद्र सिंह लोहिया के जीवन में मेरा आना एक संयोग है। मैंने तो उसको जहाँ ज़रूरत है वहाँ हेल्प करने का प्रयास किया है, लेकिन इसका पूरा श्रेय जाता है केवल और केवल सत्येंद्र सिंह लोहिया को। उसका व्यक्तित्व ही उसको यहाँ तक लेकर गया है। हम उसके निश्चित ही उसके पीछे एक बैकबोन की तरह, हमने एक सॉलिड रॉक की तरह, पत्थर की तरह उसके पीछे हम निश्चित ही लगे रहे। लेकिन उसने जो हासिल किया है वो सबको पता होना चाहिए। उसने एक भिंड जैसे चंबल क्षेत्र के उस ग्रामीण परिवेश से निकलकर वो व्यक्ति आज पद्मश्री जैसे भारत के सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने तक उसकी जो जर्नी है, उसका जो ट्रैवल है, वो लोगों को पता होना चाहिए। और उसी पर आधारित ये पुस्तक आ रहा है। ये भी जो है मुझे विश्वास है कि निश्चित ही बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेगा। बहुत सारे लोगों के जीवन में जो प्रश्न हैं, जो लोग निरुत्साहित होते हैं, जो लोग किसी न किसी घटना से प्रभावित होकर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, वो एक बार इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो निश्चित ही उससे उभर कर वो भी जो है आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। सर के सलाह से और सर की जो अप्रोच है उसके माध्यम से यह भी बुक श्री ऋषिकेश पांडे जी और मिस्टर राकेश चंद्रा को लिखने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए सर को एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। पी नरहरि सर से एक अंतिम सवाल मैं करने जा रहा हूँ जो कि पूरे भारत के लिए है। सर, इतने सारे काम, इतने सारे सेवा, इतने सारे देश के लिए थिंकिंग और इतना आप मोटिवेशन के पावर हाउस हैं, हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और उसी से इंस्पायर्ड होकर के आज एक
भारत एक चमत्कार जो एपिसोड बनने जा रहा है, एक ऐसा शो दिखाने जा रहा है आपकी टीम, जो कि पूरे हर स्टेट में जा जाकर वहाँ की क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या ऐसा जगह है जहाँ पे लोग अट्रैक्ट हों, और क्या ऐसा छुपा हुआ चीज़ है जिसे एक्सप्लोर किया जाए। वो हमें हमारा आस्था को जोड़ेगा, प्रकृति को जोड़ेगा और वहाँ का कल्चर को जोड़ेगा, फैमिली तक को बताएगा कि आपको किस प्रकार से रहना चाहिए, कैसा और एक्सप्लोर पूरे दुनिया को कि हमारे देश में क्या क्या चमत्कार हो रहा है जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, करोड़ों लोगों को नहीं पता है। और उस चीज़ को आप एक्सप्लोर करने के लिए इतने बड़े कदम और आपने इतना बड़ा टीम तैयार किए हैं, और वो भी निस्वार्थ भाव से। सर, इसके बारे में प्लीज़ हमारे देश को बताइए, उसे उन्हें अवेयर करिए, और हमारे सारे युवा वर्ग से लेकर के जिस भी एज के लोग हैं उन सबको आगे लाने में प्लीज़ मदद करिए। भारत एक चमत्कार इस सीरीज के माध्यम से इस अनोखा और एक मैं ये कहता हूँ कि लाइफ, हर व्यक्ति के लाइफ में कुछ नया सीखने के लिए, और हर व्यक्ति के लाइफ में जब उसके सामने प्रश्न खड़े होते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, उनके जवाब के लिए भी भारत एक चमत्कार एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम बनने जा रहा है। उसके लिए आपको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। हमारे भारतवर्ष में ऐसे स्थान, ऐसे जगह, ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्तित्व हमको मिलते हैं जो पूरे भारतवर्ष में हमारे लिए इतना सीख हमको मिलता है। और इसके अलावा हर 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 जगह का अपना एक कहानी होता है, अपना एक अनोखा कहानी होता है। हर जगह का कोई ना कोई महत्व होता है, और हर स्थान पे कोई ना कोई भगवान वहाँ पे विराजित होते हैं। इन सब कला, संस्कृति, आध्यात्म, इन सब चीज़ों का समावेश जो है, ये भारत एक चमत्कार है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित ही हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मैं आपको और हमारे सब टीम को इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और निश्चित ही हम सब मिलकर इसको एक बेहतर स्वरूप देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं राकेश चंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक सर को बधाई देना चाहता हूँ। माननीय श्री परिकी पंडला नरहरि सर को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतने बहुमूल्य समय हम लोगों के साथ दिए हैं, और सर के सानिध्य में रहते हुए, सर के गाइडलाइन पे चलते हुए हम सब युवाओं को और जितने भी देश के प्रत्येक वर्ग के लोग हैं उन सबको इनसे शिक्षा लेकर के आगे बढ़ने की इससे बड़ा उपलब्धि और इससे बड़ा मौका शायद ही कभी मिलेगा आप लोगों को। आप प्लीज़ यह चैनल को और जहाँ भी ये वीडियो देखें आप अपने जीवन में उसे लागू करें और इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ सुने नहीं, उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंटेशन ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबको मेरे साथ बने हुए रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राकेश, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सो मच, थैंक यू।